आज के वीडियो में शुरुआत करेंगे सत्याग्रह आंदोलन से। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें प्रमुख 10 आंदोलन पढ़ाए जा चुके हैं। आज के वीडियो में ये दूसरा वीडियो रहेगा सत्याग्रह आंदोलन से, और इसमें स्टार्ट करके यहाँ से शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे आखिरी असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस तरह इसमें 10 महत्वपूर्ण आंदोलन को पूरा समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सत्याग्रह आंदोलन से। तो ये क्या था सत्याग्रह आंदोलन? तो यह आंदोलन वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार का जो जिला है चंपारण, वहां पर हुआ था। और ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन? इसको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों पर बिना किसी भुगतान के नील उगाने के लिए उन्हें मजबूरी करने का विरोध करना था। मतलब कि कह सकते हैं कि नील की खेती करने वाले किसानों ने जो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी और जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो सत्याग्रह आंदोलन के विषय में इतना ठीक है। अब इसके विषय में देख लेंगे क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में किया। कहाँ पर? चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य नील की खेती से संबंधित था। फिर है चंपारण के किस किसान ने गांधी जी को अपने ऊपर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाकर वहां आने के लिए कहा था? तो राजकुमार शुक्ल द्वारा। ठीक है, इनके अत्याचारों की कहानी सुनकर गांधी जी कहाँ चले गए थे? बिहार, चंपारण में। फिर है खेड़ा सत्याग्रह की घटना कब हुई थी? तो चंपारण के बाद ये खेड़ा सत्याग्रह घटना हुई थी। ये कब हुई थी? 1918 में। सन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है खेड़ा संघर्ष के दौरान कौन नौजवान गांधी का अनुयायी बना था? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये खेड़ा संघर्ष के दौरान ये गांधी जी के अनुयायी बने थे। आपको इतनी चीजें सत्याग्रह आंदोलन से याद रखनी है। फिर अगला देखेंगे रॉलेट एक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इससे काफी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार का न्यायाधीश थे, इनका नाम था रॉलेट, जिनके नाम पे ये रॉलेट एक्ट पड़ा। ये ब्रिटिश सरकार के एक न्यायाधीश थे रॉलेट। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और उसमें क्या था? उसमें अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि उस एक्ट के जो ये रॉलेट एक्ट था, इस एक्ट में क्या होता था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बिना किसी को किसी भी जुर्म के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। मतलब इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बस एक संदेह मात्र होने पर भी उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, अथवा या उन पर गुप्त मुकदमा चलाकर उन अपराधियों को दंडित किया जाता था। इसलिए इसको भारतीयों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, रॉलेट एक्ट का। और इसे क्या नाम दिया गया? काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस एक्ट के दौरान संपूर्ण भारत में इस एक्ट का काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। और इससे क्वेश्चन जो बनते हैं इनको देखेंगे। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किस एक्ट को कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया। इसका सन इंपॉर्टेंट है। सन सभी आंदोलनों की इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सन से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर है किस एक्ट को काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? काला कानून या काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। फिर है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो मार्च 1919। ठीक है, कब लागू किया गया था? 21 मार्च 1919। डेट याद रखेंगे, 21 मार्च 1919। फिर नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा बनाई गई थी। फिर है किस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में भारत के सचिव एडमिन मॉन्टेग्यू और वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये क्या नाम बन गया? इसको क्या कहा जाने लगा? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड, क्योंकि सचिव थे मांटेग्यू और वायसराय उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। की रिपोर्ट, इन दोनों की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था और इसे ही भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया। तो इस रिपोर्ट को क्या कहा गया? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। अगला अधिनियम देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है, इससे भी एग्जाम में काफी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी डेट भी याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या था, तो इसमें इसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट में जो गिरफ्तारी हुई उसके आधार पर विरोध किया गया। गिरफ्तारी के विरोध में वैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में भारतीयों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। उससे निपटने के लिए या उसको हटाने के लिए तो भारतीयों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। और इस जब ये सभा चल रही थी तभी अंग्रेज थे जनरल डायर, उन्होंने इसको गैर कानूनी सभा को गैर कानूनी घोषित करते हुए भीड़ पर बिना चेतावनी दिए गोली चलवा दी थी, जिसमें लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे और करीब 20,000 के आसपास लोग इसमें घायल हुए थे। 20,000 के आसपास लोग घायल हुए थे, किंतु वास्तव में जो मरने वालों की संख्या थी और जो घायलों की संख्या थी वो इससे कहीं ज़्यादा अधिक थी। और भारतीय इतिहास में ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी गई। इस घटना से अंग्रेज और भारतीयों के बीच काफ़ी वैमनस्यता बढ़ गई और इसका जो असर था ये संपूर्ण भारत में देखने को मिला। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं देखेंगे, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण पंजाब के किन दो लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार किया, जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो गया। तो सतपाल व डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण जनता में आक्रोश पैदा हुआ था। फिर है सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन था, तो सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर माइकल ओ डायर थे। नेक्स्ट है, जनता में भड़के आक्रोश से बौखलाकर 10 अप्रैल 1919 को सरकार ने अमृतसर का नियंत्रण किसे सौंप दिया, तो जनरल ओ डायर को सौंप दिया, जिनके द्वारा ये गोली चलवाई गई थी। फिर है नेक्स्ट है, किसके आदेश पर सैनिकों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में उपस्थित भीड़ पर गोली चलवाई और सैकड़ों लोगों को मारा गया, तो इन्हीं के आदेश पर, जनरल ओ डायर के आदेश पर। ठीक है, फिर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई। डेट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, 13 अप्रैल 1919 को। फिर है जलियांवाला बाग में हुई सभा में कितने लोग उपस्थित थे, तो उपस्थित लगभग 20,000 लोग थे। कुछ घायल हुए थे, जिसमें से कह सकते हैं 3-4 हजार, वो तो आंकड़ा कभी नहीं पूछा जाएगा, वो तो वास्तविक घटना पर आधारित है। जो उपस्थित थे लगभग जो अंदाजा में 20,000 उपस्थित थे। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने 19 अक्टूबर 1919 को कौन सी उपाधि वापस कर दी थी, तो गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कि किस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दिया गया था, तो ये वापस कर दिया गया था जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तब। इसी दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनको ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि दी गई थी, वो भी इन्होंने लौटा दी थी। तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, केसर ए हिंद और सर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि को लौटा दिया गया था। और उपाधियों का अंत किस में कर दिया गया है, अनुच्छेद 18 में शायद उपाधियों का अंत कर दिया गया है। फिर अगला देखेंगे क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। अब देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था, किंतु उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया और टर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर मुसलमानों द्वारा विरोध किया गया था। कुल मिलाकर इसमें मुसलमानों के विरोध से संबंधित है। शॉर्ट में याद रख सकते हैं, भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया ये एक राजनीतिक अभियान था। ठीक है, भारतीय मुसलमानों द्वारा। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं देखेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत मोहम्मद अली एवं शौकत अली, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोहम्मद अली एवं शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फिर है पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत ये दिवस मनाया गया था। फिर देखेंगे अगला, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है, कोई भी मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा।
मतलब कोई भी, जब ये मुसलमानों से संबंधित भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये चलाया गया अभियान था, तो इसी से रिलेटेड है, कोई भी मुसलमान ब्रिटिश सरकार की सेना में भर्ती नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन में ये घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा की गई जुलाई 1921 को। ठीक है, जुलाई 1921 को खिलाफत आंदोलन शुरुआत हो गया था 1919 से। फिर अगला देखेंगे असहयोग आंदोलन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है, असहयोग आंदोलन। इसका डेट वर्ष याद रखेंगे 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1919 नहीं, सॉरी 1920। ठीक है, इसमें क्या हुआ था असहयोग आंदोलन में? तो यह घटना भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक ये राजनीतिक अभियान था। इसमें गांधी जी ने काफी नेतृत्व किया। इस आंदोलन में भारत का जो अपार जनसमूह था वो गांधी जी के साथ ही था। क्यों था? क्योंकि आंदोलनकारियों ने अ, सरकारी उपाधियों का त्याग किया था। सब एक साथ मिलके गांधी जी के द्वारा जनसमूह एकत्र होकर इसमें आंदोलनकारियों ने सरकारी उपाधियों का त्याग किया, और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, और जो बच्चे विद्यार्थी थे उनके द्वारा स्कूल एवं विद्यालयों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का परित्याग किया गया। जगह जगह कपड़ों की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और देसी वस्त्रों को अपनाया गया इसमें। और गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड, जो उस समय लॉर्ड रेडिंग थे, उनको सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना ये रवैया नहीं बदला तो शीघ्र ही ये लोग कर न देने का भी आंदोलन चलाएंगे इसी दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट में याद रख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक अभियान था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेंगे। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो ये असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया ये पहला जन आंदोलन था, क्योंकि पूरा जन समूह गांधी जी के साथ ही था इसमें। तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ था? तो ये 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 है। फिर देखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर कब विरोध किया गया? तो प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर जो विरोध किया गया 17 अप्रैल 1921। फिर देखेंगे कब प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई आगमन पर भारत सरकार में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया? तो उसी वर्ष के दौरान 17 नवंबर 1921 है। फिर असहयोग आंदोलन के समयकाल में ही पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों के कब्जे के विरोध में सिखों ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो अकाली आंदोलन। इसी से संबंधित है असहयोग आंदोलन से थोड़ा बहुत। फिर इसी के दौरान एक घटना और देखेंगे, ये हो गया असहयोग आंदोलन। फिर है चोरा चोरी कांड। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये घटना क्या थी? तो चोरी चोरी जो ये घटना आई थी, इसमें गांधी जी ने कर न देने का आंदोलन चलाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, ये समय अभी पूरा भी नहीं हो पाया था कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, यहाँ पर चोरा चोरी एक गांव है, यहाँ पर विरोध स्वरूप कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे जनता और पुलिस में मुठभेड़ हुई और पुलिस भागकर छुप गई, थाने आने के पीछे छुप गई, और जो पब्लिक थी ये उत्तेजित हो गई, भीड़ उत्तेजित हो गई और थाने को घेर लिया और थाने पर आग लगा दी गई, जिससे ये एक हिंसात्मक घटना हुई और इसमें एक थानेदार व 21 सिपाही जलकर खत्म हो गए थे, राख हो गए थे। और जो हिंसात्मक घटना से गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे। क्यों गांधी जी दुखी हो गए थे? क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे। फिर इससे जो फैक्ट है, पॉइंट है, जो उनको देखेंगे, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? तो चोरा चोरी जो घटना थी, इसके कारण ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कब? 1922 को, क्योंकि ये हिंसात्मक घटना काफी हो गई थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, चोरा चोरी नामक स्थान पर कांग्रेसी जुलूस पर कब पुलिस ने गोली चलाई? तो 4 फरवरी 1922। ठीक है, 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट है, क्रुद्ध भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा देने के कारण कितने घटना के कारण कर्मी जिंदा जल गए थे? तो एक थानेदार और उनके सहित 21 सिपाही जलकर खत्म हो गए थे या राख हो गए थे। नेक्स्ट है, चोरा चोरी कांड किस स्थान पर हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक ग्राम में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया?
तो इस घटना से प्रभावित होकर जो चौरा चौरी कांड था, तो इस घटना से प्रभावित होकर 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। फिर अब इसी के क्रम में देखेंगे 1923 स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ये क्या है? तो इसमें भारतीयों के लिए अधिक कह सकते हैं स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए ये एक जो ये दल था ये कार्य कर रहा था। किसके लिए? भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए ये स्वराज पार्टी दल कार्य कर रहा था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? 1923 ईस्वी को या में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये इलाहाबाद में की गई, वर्तमान प्रयागराज में। केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधान परिषदों के लिए आम चुनाव कब आयोजित किए गए? तो नवंबर 1923। स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में कितनी सीटें जीत ली? 42। फिर है केंद्रीय विधानमंडल या लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनाया गया। फिर नेक्स्ट घटना देखेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखेंगे 1927 को। फिर देखेंगे इसमें क्या हुआ था। तो 1919 के अधिनियम में ये बात कही गई थी कि भारत में संवैधानिक सुधार हेतु प्रति 10 वर्ष बाद एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, जो कि प्रशासनिक सुधार की जांच करेगा और जांच पश्चात उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिश संसद ने एक वकील का नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था? सर जॉन साइमन, जिनके नाम पर यह साइमन कमीशन नाम पड़ा। तो वकील जो थे सर जॉन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय दल भारत भेजा गया। और इस कमीशन का एक भी सदस्य जो था, एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। तो भारत में साइमन कमीशन का जगह जगह पर विरोध किया गया तथा काले झंडे दिखाकर इसको विरोध प्रदर्शित किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ के इसमें नारे लगाए गए। और लाहौर में यही लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भी विरोध किया गया। और जब वो विरोध कर रहे थे तो एक जुलूस के दौरान नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेजों द्वारा जुलूस पर एक मतलब लाठी से प्रहार किया गया था, जो घटना है। और इस लाठी प्रहार में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के दौरान हुई? तो ये जो विरोध चल रहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, इस कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब इससे जो क्वेश्चन है ये देख लेंगे, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा फरवरी 1928 में। और कहाँ? बम्बई में। फरवरी 1928 बम्बई में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? तो इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है तो साइमन कमीशन को। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही गोरे लोग कह सकते हैं, ब्रिटिश लोग थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो व्हाइट मैन कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? ये कारण यही था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। फिर नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते हेतु पुलिस की लाठी से किसकी मृत्यु हो गई? अभी आपको बताया था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर और कहाँ पर? लाहौर में। फिर नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। तो ये हो गया हमारा साइमन कमीशन। अब नेक्स्ट देखेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट की डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, 1928। इस रिपोर्ट में क्या था? तो भारत के संविधान के लिए तैयार किए गए प्रारूप का ये एक दस्तावेज था, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय समिति ने तैयार किया था। ठीक है। और जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सबसे बड़ा ये पहला प्रयास था, नेहरू रिपोर्ट। इसके क्वेश्चन जैसे जो पूछे जाते हैं, बनते हैं एग्जाम में। भारतीय नेताओं ने संविधान का निर्माण करने की अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए किस तिथि को बम्बई में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो 19 मई 1928 को। कब? 19 मई 1928 को। नेक्स्ट है, बम्बई सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति अध्यक्ष के अतिरिक्त मतलब स्थापित हुई, जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट ने अपनी नेहरू रिपोर्ट कब पेश की?
तो अगस्त 1928 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। कब इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रेषित की या पेश की, तो अगस्त 1928 में। नेक्स्ट है अगस्त 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। फिर अगला देखेंगे, अगला अधिवेशन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1929 में हुआ। 1929 में हुए लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट, जो अभी बताया नेहरू रिपोर्ट 1928 वाली, तो उस नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसी दौरान ये लाहौर अधिवेशन की घटना कब घटित हुई, 1929 को। और रात्रि करीब 12 बजे कांग्रेस ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया, और कांग्रेस कमेटी को, जो कमेटी थी उसको अधिकार दिया गया कि वह उपयुक्त अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं। और साथ ही ये भी तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, और इसी कारण से 26 जनवरी का दिन जो भारतीय इतिहास में विशेष महत्व देता है, और आगे चलकर भारत का नवनिर्मित जो संविधान था वो भी 26 जनवरी को ही लागू कर दिया गया, और 26 जनवरी का ही दिन जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके जो क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस ने 1929 में कौन से अधिवेशन से पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया, तो जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो लाहौर अधिवेशन के दौरान, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को सर्वप्रथम झंडा फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया हुआ था, तो पिंगली वेंकैया, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है इससे। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाने का निश्चय किया गया, तो लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया 26 जनवरी 1930, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी दिन 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ये हो गया कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब जो है लास्ट घटना पढ़ लेंगे इस वीडियो की, इसके आगे अभी 10 महत्वपूर्ण और भी आंदोलन है, उनको भी देखेंगे। देखते हैं दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था उसके असफल होने के पश्चात गांधी जी फिर भी शांत नहीं बैठे। अब उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो निर्धारित लगान कर था, नमक कर था, जैसे सैनिक व्यय संबंधी जो नीतियां थी और मद्य निषेध था, इसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने कुछ 78 या 79 साथियों के साथ ब्रिटिश सरकार की जो अवज्ञा करने के लिए गुजरात में प्रवेश, जो गुजरात था, वहां से इन्होंने समुद्र तट पर दांडी नामक स्थान की ओर नमक तोड़ने के लिए ये चल पड़े। किसके दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की दूरी कुछ 24 दिनों तक की इन्होंने तय की, और इस यात्रा में सरदार पटेल भी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी गांधी जी के साथ गए। करीब अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए, और 6 अप्रैल को प्रातः इन्होंने गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। ये घटना हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसके जो पॉइंट है देख लेंगे। मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान किया, तो कहीं कहीं 78 भी लिखा हुआ है समर्थकों के साथ, कहीं कहीं 79 भी। इसका शायद एग्जैक्ट अभी तक आंकड़ा नहीं है। फिर अगला है दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, तो अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट देखेंगे गांधी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था, तो करीब 385 किलोमीटर, और लगभग कितने दिनों तक, 24 दिनों तक चलने के पश्चात। फिर देखेंगे क्वेश्चन है गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, तो 1930 के बाद जो पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो जनवरी 1932 में। फिर है पश्चिमोत्तर प्रांत में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा अवज्ञा जो आंदोलन संचालित किया जा रहा था, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में ये खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ये नेतृत्व किया जा रहा था। फिर है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित किस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो संगठन था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार। यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया जा रहा था, तो अब्दुल गफ्फार खान द्वारा।
किस संगठन को लाल कुर्ती भी कहा जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से ये खुदाई खिदमतगार संगठन को जाना जाता है। ठीक है। सीमांत गांधी व बादशाह खान के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। निम्न में से सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। और जो किस संगठन का ये नेतृत्व कर रहे थे? तो खुदाई खिदमतगार का। फिर है अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस लिया गया अप्रैल 1934 में। ठीक है। इसमें काफी सारे कार्यक्रम निश्चित हुए, जैसे कि भारतवासियों को नमक बनाना चाहिए और विदेशी कपड़ों की इसमें होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, विद्यार्थियों ने अपने जो सरकारी विद्यालय था उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और सरकारी कर्मचारियों ने अपना जो कार्यालय था इसको त्याग कर दिया। काफी सारी घटनाएं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित हुई। इस वीडियो में जो थे 10 से 11 महत्वपूर्ण आंदोलन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले में 10 हो चुके थे, अभी तक 20 आंदोलन हो चुके हैं। अगले वीडियो में और जो लास्ट में ही जितने भी आंदोलन होंगे लास्ट वीडियो में खत्म कर दिए जाएंगे। इसमें जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव और सारी घटनाएं हैं, इसको लास्ट वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।